जी हाँ दोस्तों, आज हम करते हैं कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक हैं या पॉलिटिकल थॉट जिनका पढ़ा जाता है, जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। कन्फ्यूशियस जो है वो 551 ईसा पूर्व, यानी कि जो प्लेटो थे 428 ईसा पूर्व, उनसे भी पहले कन्फ्यूशियस हुए हैं। कन्फ्यूशियस का जो जन्म है वो नानसी जैन जो एक क्षेत्र है जोहू राज्य का, वहाँ हुआ था। उनकी कुछ बुक्स हैं, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स एंड कन्फ्यूशियस सेज एंड क्लासिक ऑफ पोइट्री, ये कुछ उनकी मुख्य बुक्स हैं। कन्फ्यूशियस के सोशल आइडियाज़ क्या हैं? कन्फ्यूशियस के सोशल आइडिया जिनकी बात करते हैं, यानी कि सोशल आइडिया को ही, कन्फ्यूशियस के जो सोशल आइडियाज़ हैं उन्हीं को कन्फ्यूशियसिज्म कहते हैं, यानी कि कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। कन्फ्यूशियसवाद जिनके विचारों से इनके विचारों में जैसे हिगल की जो झलक मिलती है, लगता है कि कहीं ना कहीं हिगल का जैसे आदर्शवाद है उसी के ये नज़दीक जाते दिखाई देते हैं। कन्फ्यूशियस का जीवन एक धर्मगुरु जैसा ही रहा था, क्योंकि कन्फ्यूशियस नैतिक दार्शनिकता में विश्वास करते थे, सामाजिक नैतिकता में विश्वास करते थे और नैतिक मूल्यों पर बल देते थे। वो उनकी उनकी उनका एक एंगल हमें देखने को यहाँ मिलता है। जैसे सोक्रेटिस था, यानी कि जो सुकरात थे एथेंस में, और यूनान का जो टाइम पीरियड है उसमें देखें तो सुकरात की भी एक भूमिका, एक धर्म गुरु की भूमिका थी। जैसे सुकरात भी जो पब्लिक स्फीयर है उसमें जाते थे और जो संवाद शैली थी, डायलैक्टिक्स है, उनके माध्यम से अपने तर्क वितर्क लोगों से या सोफिस्टों से करते थे, ताकि तत्कालीन स्थिति में जो जैसे जस्टिस की जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, उनकी परिभाषा है, या वास्तविकता जो तर्क वितर्क करके जो भी सिंथेसिस एक तैयार होती, या एक नया जो वो जो 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 किसी चीज़ को मथने पे जो प्राप्त होता वो ज्ञान था, जो उस टाइप से जो क्वेश्चन आंसर किए जाते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चीन में जो सुधार, चाइना के अंदर जो शांति, जो एकता की भावना है, या जो एक चीन को शक्तिशाली बनाने का जो एक सपना जो जिसने देखा था, एक चीन बनाने का, वो कन्फ्यूशियस ने देखा था। और वो सपना था 551 ईसा पूर्व। इमेजिन, मतलब हाउ लॉन्ग इज, है ना। और वर्तमान चीन है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस की विचारधारा है जिसको दुनिया में फैलाकर, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, या साउथ अमेरिकन कंट्री है, या इवन आसियान जो क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में चाइना अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है वो कन्फ्यूशियस जो इंस्टीट्यूट ओपन करके है, या बहुत सारी कन्फ्यूशियस यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है, जिनसे इस विचारधारा को प्रचार प्रसार किया जाए। जो विचारधारा ऐसा लगे कि चाइनीज़ शांति लाएगी, चाइनीज़ एकता की बात करता है और एक शक्तिशाली चाइना की बात करता है। कन्फ्यूशियस का जो आदर्श राज्य है, एक ऐसा आदर्श राज्य है, एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की बात करता है जिसमें समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ है। लेकिन यहाँ हमें यही याद रखना होगा, ज़्यादा नहीं, कि जो 4 वर्णों की जो व्यवस्था है कन्फ्यूशियस की, उसमें कठोरता विद्यमान नहीं है। वर्ण वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इधर से उधर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि नैतिकता प्रधान चिंतन है उनका। तो नैतिकता के कौन कौन से जो मूल्य इसमें समाहित हैं। नैतिकता की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान यही जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी मानव स्वभाव से संबंधित हो, यानी कि मानव स्वभाव कैसा है, या एक राज्य को बनाने के लिए कौन कौन से नैतिक आयामों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार कन्फ्यूशियस हैं वो बताते हैं कि नैतिकता क्या है, नैतिकता के कुछ विचार रखते हैं। उनमें वो बताते हैं कि शिक्षा है वो सबके लिए होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ वो अरस्तु के क्लॉज दिखाई देते हैं। अरस्तु भी
अरस्तु भी सभी की शिक्षा के ही समर्थक रहे थे। अरस्तु भी मानते थे कि एजुकेशन है वो, अरस्तु का जो अरस्तु की जो जैसे प्लेटो की जो एकेडमी थी और अरस्तु की जो शिक्षण संस्था थी उसको लीसियम बोला जाता था। उसी प्रकार ये भी यही चाहते थे कि शिक्षा है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। जैसे प्लेटो भी शिक्षा के माध्यम से कितना बड़ा मतलब समाज बना देता है। जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की पूरी शिक्षा पर ही आधारित है। वहीं कन्फ्यूशियस ये बताते हैं कि अ, कि शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए, किंतु वो ये चीज़ नहीं बताते, किंतु वो कुछ एक अलग ही एंगल में इसको चीज़ को ले जाते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक और जो प्रशासनिक है, ये जो तीनों स्फेयर हैं, जो पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ सोशल स्फेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर्स, ये तीनों जो स्फेयर हैं इनमें जो भी अधिकार जिनको प्राप्त होंगे वो केवल पुरुषों को प्राप्त होंगे। यानी कि महिला को ये राजनीतिक अधिकार देने के समर्थक नहीं है, महिला को ये सामाजिक अधिकार देने के समर्थक नहीं है, महिलाओं को ये प्रशासनिक अधिकार देने के लिए समर्थक नहीं है। ये इनका नैतिक प्रधान चिंतन है दोस्तों। अब ये बताते हैं कि मनुष्य कैसा हो। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। इनका मानना है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। उसकी नैतिकता यानी कि व्यक्ति में उसी नैतिकता का ही विकास किया जाना चाहिए। मनुष्य स्वभाव से नैतिक है, लेकिन उसमें नैतिकता का पूर्ण विकास किया जाए। और यदि व्यक्ति में नैतिकता के गुणों का पूर्ण विकास हो जाएगा तो राज्य स्वतः ही नैतिक बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता किस चीज़ की है? आवश्यकता एक चीज़ की है कि लोग नैतिक नियमों को एक कानूनों के आदेश की तरह माने। यानी कि इनका ये कहना है कि व्यक्ति को जो रेगुलेट करता है, व्यक्ति को जो चीज़ें नियंत्रित करती हैं वो कानून नहीं है, वो नियंत्रण की चीज़ है नैतिकता। वो नैतिक नियम है जो समाज के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो ये जो शब्दावली है ये कहीं ना कहीं प्लेटो के नज़दीक दिखाई देती है। जैसे प्लेटो का भी मानना था कि व्यक्ति स्वभाव से नैतिक है। और न्याय क्या चीज़ है प्लेटो का? तो वो बताता है कि 3 सोल्स का कॉन्सेप्ट है, 3 आत्मा का सिद्धांत है। कि एक में तो क्या होगा, एक तो वो आत्मा होगी जो जिसके पास होगा रीजन, यानी कि जिसके पास होगा विवेक, और एक वो होगा जिसके पास होगा साहस, एडवेंचर, और तीसरा जो है जिसके पास होगी तृष्णा। जिसके पास रीजन विवेक होगा वो फिलोसफर किंग होगा, जिसके पास एडवेंचर साहस होगा वो सैन्य वर्ग में होगा, सैनिक बनेगा, और जिसके पास लस्ट या वासना या तृष्णा होगी वो केवल और केवल उत्पादक वर्ग रह जाएगा। ठीक है। लेकिन प्लेटो एक चीज़ बोलते हैं कि न्याय क्या चीज़ है? न्याय वो चीज़ है कि हर वर्ग अपना अपना कार्य करता रहे, कोई किसी के अंदर इधर उधर इंटरफेयर नहीं करेगा, यही जस्टिस है। अब आगे देखते हैं कन्फ्यूशियस का पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं। एक चीज़ तो हमें याद रखनी होगी, मूलतः यदि देखा जाए जो चाइनीज़ पीपल होते हैं, जो चीनी लोग हैं, जो चीनी साम्राज्य के जो लोग हैं वो बहुत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनलिज्म में बिलीव करने वाले हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं है दोस्तों, लेकिन वो उन परंपराओं का समर्थक है जो परंपराएं सही बनी हुई हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। और वो चाहते हैं कि परंपराएं नई बननी चाहिए। इतने लिबरल थिंकर हैं, तो उनके आइडियाज़ कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म की ओर भी इशारा करते हैं कि नई परंपराओं का निर्माण किया जाना चाहिए और परंपराएं सही होनी चाहिए। अब लोकतंत्र की बात करते हैं। जब जब लोकतंत्र की बात आएगी, जो चाइना आज का भी मॉडल है वो एक ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी कल्ट वाला मॉडल है कम्युनिज्म का। इसी के साथ कन्फ्यूशियस जो 51 में लिख रहे थे,
ईसा पूर्व BC, वो भी लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, वो लोकतंत्र को रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी जो प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली है उसको कन्फ्यूशियस रिजेक्ट कर देते हैं, और उनका उनका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैकियावेली के पास दिखाई देता है। मैकियावेली का जैसे सपना था कि एक यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड जो इटली का निर्माण किस तरह किया जा सके, वैसे ही कन्फ्यूशियस का ये सपना है कि एक शक्तिशाली चाइना का निर्माण किस तरह किया जा सके, जो उस टाइम का झोऊ प्रांत हुआ करता था, झोऊ साम्राज्य हुआ करता था। सभी इतने समान नहीं हैं। अब नेक्स्ट जो उनका आइडिया है वो ये बताते हैं कि सभी लोग इतने इक्वल नहीं हैं, इतने समान नहीं हैं, इतनी बराबरी वाले नहीं हैं कि वे अपने अधिकारों की भी अपने अधिकारों का वे प्रयोग भी कर सकें और उनको उतने अधिकार दिए भी जा सकें राज्य के द्वारा। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं था, प्रतिनिधियात्मक कोई भी शासन प्रणाली थी उसमें वो यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि आम व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता कि वह अपने शासकों का चयन कर सके, अपने शासकों के चयन की योग्यता रख सके और सब शासन कर सके। हर व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो सकता, और कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो सकता तो हर कोई व्यक्ति इतना समानता आधारित नहीं हो सकता कि हर कोई इक्वल राइट्स का भोग कर पाए। ठीक है, लेकिन वो क्या बताते हैं, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी की बात करते हैं जो अरिस्टोटल के नज़दीक दिखाई देता है, अरस्तु के नज़दीक दिखाई देता है। वहीं प्लेटो की तरह वो सद्गुणी राजा की बात करते हैं, और एक ऐसा सद्गुणी राजा जो सत्य बोलने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन वो कुछ नेतृत्वकर्ता की क्षमता वाला भी होना चाहिए। लेकिन वो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ये बताते हैं कि प्रजा और राजा दोनों का जो संबंध है वो पितर के तुल्य होना चाहिए। ऐसे लगे कि पिता और पुत्र दोनों साथ साथ रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि राजा है वो प्रजा का भरण पोषण करने वाला भी, कल्याणकारी भी होना चाहिए। ठीक है, और राजा को कोई भी निर्णय है जो उसकी एडवाइजरी जो काउंसिल है, जो सलाहकारी जो बॉडी है, या सम्मानित जो लोग उसमें जो रह रहे हैं उस बॉडी से, यानी कि आज की जो मंत्रिपरिषद है उससे सलाह लेनी चाहिए। ये सद्गुणी राजा के कुछ करैक्टर्स बताए हैं। लेकिन सद्गुणी राजा के करैक्टर्स के साथ वो प्लेटो की तरह तो गुण बताता है, लेकिन वो कौटिल्य की तरह दोस्तों कुछ नियंत्रण भी स्थापित करता है राजा पे। ठीक है, ताकि अब नियंत्रण की बात करें, जैसे ये सम्मानितों की सलाह लेनी चाहिए, ये एक तरह का कंट्रोल है जो कौटिल्य अपने राजा की, यहाँ यूँ मान के चलो कि कौटिल्य राजा की एक दिनचर्या भी डिसाइड कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट थे कौटिल्य। बात आती है मानव स्वभाव की, यानी कि मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो इनका मानना है कि मानव तो स्वभाव से अच्छा है, लेकिन सभी मानव के स्वभाव को और अच्छा बनाने के लिए उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको एक तरह से लर्निंग या सिखाया जाना चाहिए, ताकि मानव एक सामाजिक और नैतिक ढांचे के अंदर वो चीज़ें उसने जो अच्छाई के जो गुण सीखे हैं, जो नैतिकता सीखी है, वो दिखाई भी देना चाहिए। इसलिए मानव को मानव न रहते हुए उसको पूरा कंप्लीट मानव बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार वो मानते हैं कि मानव सोशल भी है, इथिकल भी है। अब देखते हैं वो बताते हैं कि नैतिक जीवन, यानी कि मानव को किस तरह लर्निंग करना चाहिए, या उसके लिए कुछ 5 चीज़ें कौन कौन सी है जो ये कन्फ्यूशियस जो हैं डिसाइड करते हैं। वो बताते हैं कि परहित, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर दूसरों के हित की भावना होनी चाहिए।
किसकी भावना होनी चाहिए? दूसरों के हित की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को न्यायप्रिय होना चाहिए, व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, और सबसे सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो है वो है कि सही परंपराओं का पालन करने वाला होना चाहिए। वो मान के चलो आप कि कन्फ्यूशियस है वो परंपरावादी नहीं है, लेकिन वो बात करते हैं सही परंपराओं का। दैट्स इट। ज्ञान की तलाश हर व्यक्ति को निरंतर करते रहनी चाहिए। अब यदि आलोचना की बात करें तो केवल वो पुरुषों को प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार देने के समर्थक रहे हैं, वहीं महिला को तो वो अधिकार नहीं देते। राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं, सामाजिक हैं, इन अधिकारों को महिला को भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं, इसलिए वो महिला विरोधी थिंकर हैं। उनके थॉट है वो महिला विरोधी है। नेक्स्ट, जो भी एक चीज़ देखते हैं, जैसे भी हर कोई जो मोस्टली जो एंशियंट टाइम का स्कॉलर है, एंशियंट टाइम का जो भी थिंकर है, वो हर कोई है वो महिला विरोधी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम की जो समाज का जो उस टाइम का जो ढांचा था ना, उनके अनुसार वो चीज़ें एकदम फिट बैठती थी। लेकिन वर्तमान जो मॉडर्निज़्म का जो रेनेसा का टाइम जो आया है, उसके बाद ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। सेकंड पॉइंट, वो लोकतंत्र के बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, और वर्तमान में लोकतंत्र एक बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, वो समानता के भी समर्थक नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति है वो चयन की स्वतंत्रता नहीं रखता, अपने प्रतिनिधियों के चयन करने की जो योग्यता है, उस जो एबिलिटी को है, वो हर कोई व्यक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। दूसरा, हर कोई व्यक्ति इक्वल राइट्स है उनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा कन्फ्यूशियस है, ये कंप्लीट हो गया एंड सी यू सून। और ये हमारा पहला जो पॉलिटिकल जो थॉट है उनका जो नेट जेआरएफ के लिए है, उसमें ये पहले स्कॉलर थे, अब सेकंड स्कॉलर पॉलिटिकल थॉट को लेके आएंगे। बाय बाय, सी यू सून।